जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। कहते हैं दोस्त, बहुत लंबी यात्रा भी धीरे 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 पूरी हो जाती है और हम लोग 30 सेट पर तो आपका पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि कौन वो साथी होंगे जो 30 सेट मेरे साथ में ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद में यदि मैं आपको कुछ कराऊंगा उसको आप मेरे साथ में ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हम आपकी चीज़ों को क्रम से धीरे 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 बिल्ड करते रहें और मजबूत करते रहें और मजबूत। उम्मीद करूंगा पिछले 2 दिन आपको मिले होंगे और आपने एक अच्छे स्टूडेंट का धर्म निभाया होगा और साथ में आपने उन 2 दिनों में अच्छे से रिवीजन किया होगा। ऐसे कितने दोस्त हैं जो खुद पर ये विश्वास कर सकते हैं कि भैया अब तक हमने जो 5 दिन में पढ़ा है उसकी 90% चीज़ें मुझे याद होंगी, या एक आध चीज़ें ही ऐसी हो सकती हैं इसको मैं भूलूँ और वापस रिवाइज करूँगा, या ऑप्शंस मुझे मिलेंगे PYQ फॉर्म में यदि मुझे दिया जाएगा तो मैं चुन लूँगा। एक बार थम्स अप करके बताना, मुझ तक ये एनर्जी आपकी पहुंचेगी तो बहुत अच्छा होगा। बताएंगे सर CACP 1965 होगा? नहीं जी दोस्त, वो आपका APC हुआ करता था 1965 में, 1985 में वो। बोले जी एक बार। इन सब चीज़ों के लिए आप रिसर्च किया करो, कमेंट सेक्शन में मत लिखा करो दोस्त। सभी दोस्त हम सब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर तो मज़ा आ गया आप सब लोगों के कमेंट देख करके। शुरू करेंगे भैया आज की क्लास को पिछले क्वेश्चंस के साथ में। रेलवे की जो ब्रॉड गेज लाइन होती है, ब्रांड गेज नहीं होती, ब्रॉड गेज होती है। क्या होती है? ब्रॉड गेज होती है। उसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? 1676 mm होती है, mm। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म की है? तो वो जैन धर्म की है भैया। किसकी है? वो जैन धर्म की है। कितना परसेंट है जैन धर्म में लिटरेसी रेट, ये आप बताएं एक बार परसेंटेज में। बर्न्ट शुगर किसकी है? तो बर्न्ट शुगर हमने आपको बताया था ये अवनी दोषी की है। किसकी है? अवनी दोषी की बुक है। विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमने कहाँ से लिया है? ये USA से लिया है। और सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? गंगा का है, जो 26% के आसपास है। कितने का? गंगा का। एक बार स्कोर बताएं। बहुत बढ़िया, नैन्सी ने एकदम से सही आंसर दिया है। 94.9% है, जो कि जैन धर्म का लिटरेसी लिटरेसी आपका परसेंटेज है, साक्षरता का प्रतिशत है। सपना कुमारी जी 4 पर है, नायरा सिंह 5 पर हैं, विजय सिंह 3 पर हैं, 5 आउट ऑफ 5 पारितोष भाई कह रहे हैं, अर्पणा कुमारी 5 पर, ताजमुन खातून 5 पर हैं, लोकेश मीना 4 पर हैं, प्रिया सैनी 4 पर हैं, काजल सिंह 4 पर हैं, एरिका तोमर 5 पर हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बड़े ध्यान से दें। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? पखावज। पखावज जानते हैं, जिसका एक बेहतरीन आर्टिस्ट है आपके तोताराम शर्मा। तो पखावज का प्रयोग होता है दोस्त ओडिसी में। इसमें ओडिसी कहाँ का होता है साथी? भैया उड़ीसा का होता है। कहाँ का होता है? उड़ीसा का होता है। अब बताएंगे जो इसका संबंध होता है वो कौन से भगवान जी से होता है? तो ये होता है भगवान कृष्ण, ओडिसी। और साथ में आपका जो भगवान जगन्नाथ के यात्रा में भी इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे ये संबंधित है। अगर मैं पूछूं इसमें जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है ओडिसी में? तो आप कहेंगे भैया त्रिभंग मुद्रा होती है। क्या बोलेंगे? त्रिभंग स्टाइल इसमें होती है। अगर मैं पूछूं कौन सी केव्स हैं जिनमें इसका विवरण मिलता है, गुफा कौन सी है? तो वो गुफा है उदयगिरी। पूछ ले, उदयगिरी या खंडगिरी केव्स का जो संबंध है वो किस क्लासिकल डांस से है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि भैया वो ओडिसी से है। मुझे बताएं ओडिसी की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? कौन सा स्टेप होता है वो? ओडिसी की शुरुआत होती है आपकी मंगलाचरण से। क्या बोलोगे? मंगलाचरण से। और मंगलाचरण के समय पर ही आपका ये जो पखावज है इसको प्ले किया जाता है। और अंत कहाँ पर होता है? मुझे बताएंगे। जो आपका एंड होता है तो वो किस पर होता है? वो मोक्ष पर होता है। किस पर होता है? मोक्ष पर होता है। और यहाँ पर एक डांस किया जाता है थारी झम डांस। बहुत बार आपसे पूछ लेगा जो थारी झम नृत्य है साथी आपका। पहले हम क्लासिकल डांस को निपटा देंगे एकदम से, फिर हम फोक डांस को धीरे धीरे ऐसे निपटा देंगे। तो मोक्ष थारी झम नृत्य, तो मैं आपसे पूछूं थारी झम नृत्य किस स्टेट में होता है? तो क्या आंसर देंगे? भैया ओडिसी में वो होता है, ओडिसी में होता है। ओडिसी में जो साथी आपका, अगर मैं बात करूं जो नृत्यांगना है वो एक ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, एक ज्योग्राफिकल पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? ओडिसी में एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है और उस
क्या बोलेंगे? ओडिसी में एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है और उस ज्यामितीय पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उस ज्यामितीय पैटर्न को बोलते हैं संचल मूर्ति। क्या बोलते हैं? संचल मूर्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है संचल मूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? किस क्लासिकल डांस से है? अगर आपसे पूछे ओडिसी का अन्य नाम क्या है, ओडिसी नृत्य का जो अन्य नाम है, तो याद रखना उसको ओरिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भैया? ओरिली भी कहा जाता है, ओरिली भी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ ओडिसी डांस? फादर कौन है इसके, अर्थात इसके जनक कौन है? तो जनक आप कहेंगे इसके जनक हैं गुरु पंकज चरण दास। और भैया जितने भी नामों में आपका चरण आए वो सबका संबंध किससे होगा? पंकज चरण दास। दो रूट वर्ड मैंने आपको बता रखे थे दोस्त क्लासेज में, जब हमने आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई थी कि भैया दो रूट वर्ड मत भूलना। कौन कौन से? एक तो चरण नाम मत भूलना और एक महापात्रा नाम मत भूलना। क्या? चरण और महापात्रा। ओके, तो गुरु पंकज चरण दास हैं। मुझे बताओ इसमें जो अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रयोग होते हैं, अन्य वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं? तो जो बाकी इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं साथी, उसमें एक तो आपका होता है कौन सा? मंजीरा, मंजीरा, पखावज और ढोल। इनको कभी नहीं भूलना। क्या? मंजीरा, पखावज और ड्रम, अर्थात आपका ढोल का प्रयोग होता है, ढोल का प्रयोग। अगर मैं पूछूं इसमें जो आपका ओडिसी है, ओडिसी के प्रमुख कलाकार में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? का नाम याद आएगा? ओडिसी के प्रमुख कलाकार, सोचिए। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो दोस्त आपकी मेमोरी हमेशा बिल्ड होती है। इसमें एक तो आपका, जब मैंने कहा कि एक तो चरण मत भूलना, चरण, चरण नाम से आता है आपका केलू चरण महापात्रा। केलू चरण महापात्रा, इनको किसके लिए जाना जाता है? तो केलू चरण महापात्रा इनको भैया जाना जाता है क्योंकि ये एक पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं। वी फॉर विभूषण, और विभूषण कब मिला इनको? सन 2000 में। तो 2000 में ये पाने वाले फर्स्ट ओडिसी बने थे, पहले ओडिसी बने थे, इसीलिए इनका नाम याद रखना। अब जितने भी चरण हैं या फिर जितने भी चरण और महापात्र, तो जैसे एक नाम मैं आपसे पूछूं महापात्र बताना, तो आप बोलोगे भैया मोहन महापात्र हैं, आपका सुजाता महापात्र हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर आपका एक केलूचरण, जैसे तो ऐसे कालीचरण नाम भी आता है, कालीचरण नाम भी आता है। यहाँ पे याद रख लेना केलूचरण महापात्रा को हम किसके लिए जानते हैं? इनको सृजन स्कूल के लिए भी जानते हैं। सृजन स्कूल किस वर्ष में खोला था इन्होंने सृजन स्कूल? तो सृजन स्कूल इन्होंने खोला था आपका ओडिसी के लिए ही 1993 में। क्या बोलोगे? 1993 में खोला था, जिसकी फंक्शनिंग 1994 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो पेरिस में है, लंदन में है, लियोन में है या फिर ब्रुसेल्स में है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है साथी आपका कहाँ पर? लियोन्स में। और लियोन कहाँ पर पड़ता है? तो लियोन पड़ता है हमारा फ्रांस में। कहाँ पर पड़ता है? ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल पुलिस, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है आपका। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स में है नाटो का। नाटो का हेडक्वार्टर। मुझे बताओ नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। और मुझे बताइए इसकी जो साथी आपका स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई? नाटो की स्थापना हुई है आपका, क्या बोलेंगे, 4 अप्रैल 1949 को। क्या? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो में साथी कितने सदस्य देश हैं बताएं? नाटो में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या है 32। और 32वां देश कौन सा है आपका? 32वां देश है आपका स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कौन साथी मुझे बताएगा? स्वीडन की राजधानी कौन बताएगा? तो स्वीडन की राजधानी है आपका, क्या बोलेंगे, वो है भैया आपका मार्क रूटो। बहुत बढ़िया उदय बीएसएफ लवर, उन्होंने चीफ भी बता दिए नाटो के। ऐसे छात्रों की हमेशा आवश्यकता होती है जो आपका चीज़ों को सोच पाते हैं, वही अपनी चीज़ों को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं। बहुत शाबाश। तो 32वां स्वीडन रहा, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। देखो ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपियन यूनियन। आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूरोपियन यूनियन ई का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछें तो वो भी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? वो भी ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किस देश में है? क्या ये बता पाएंगे आप? ब्रुसेल्स किस देश में है? तो आप बोलेंगे इसका जो साथी आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1958 में, 1958 में, 1958 में रोम की संधि से। किससे? रोम की संधि से। लेकिन वास्तविक पहचान इसको 1995 में मिली। कब मिली? 1995 में इसको वास्तविक पहचान मिली थी। रोम ट्रीटी से इसको
आपका स्थापित किया गया था, और इसको नोबेल प्राइज भी एक बार यूरोपियन यूनियन को मिल चुका है। नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला है? तो नोबेल प्राइज याद रख लेना, इसको 2012 में मिला है। कब? 2012 में मिला। एक हम आपसे पूछेंगे WTO क्या है, बताओ। विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन क्या बनेगा? विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें आपसे, विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTO का जो हेडक्वार्टर है दोस्त, वो आपको बताना है कि भैया ये जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। कब स्थापित किया गया था इसको? 1 जनवरी 1995 को इसको स्थापित किया गया था। और किस संधि से? तो याद रख लेना, इसके लिए संधि हुई थी, वो हुई थी माराकस ट्रीटी। मराकस संधि से इसको स्थापित किया गया था। लेकिन इसके अगर पहले नाम की मैं आपसे बात करूं, तो इसका प्राचीन इतिहास क्या है कि 1947 में यही WTO, पुराना नाम लिखना इसका, पुराना नाम जो था इसका, ओल्ड नेम, वो होता था 1947 में ITU। क्या? ITU का मतलब है आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन हुआ करता था इसका नाम। और बाद में यही नाम 1948 में क्या हो गया था? गाट। 1948 में इसका नाम हो गया था गाट। अब गाट का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या बोलेंगे? गाट का फुल फॉर्म जरा सोचिए। गाट का पूरा नाम क्या होता है? इसमें होता है जर्नल, क्या बोलेंगे? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड, ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड्स। जितने भी आपका टैरिफ और ट्रेड है, उन सब के ऊपर एक साधारण समझौता है टैरिफ, इसलिए इसको कहा जाता है आपका गाट। और गाट का मुख्यालय कहाँ पर? या बोले WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा में, क्योंकि व्यापार तो हमेशा ही जानलेवा चीज होती है, व्यापार में कभी भी घाटा आ जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिनको पहला मैग्सेसे मिला है? बोलेंगे भी फटाफट से। मैग्सेसे बहुत बोलेंगे जी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बताएंगे, सारे लोग बताएं, आंसर करेंगे। तो क्या बोलेंगे? मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। कब मिला था विनोबा भावे जी को? 1958 में मिला था, 1958 में मिला था, 1958 में। ओके, 1958 में। अगर मैं आपसे पूछूं विनोबा भावे भारत में किससे जुड़े रहे, कौन से आंदोलन से? तो इन्होंने देश की आज़ादी के बाद में 1951 में एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। कब का? 1951 का। जिसमें क्या इनको मिला था आपका भूमि का दान, कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो उनको ज़मीन दान कर दो, जिनके पास नहीं है। हाँ भैया, इनको पोचमपल्ली में, कहाँ पर? पोचमपल्ली जो तेलंगाना क्षेत्र का है आपका, वहाँ पर पहला भूदान मिला था। पोचमपल्ली तेलंगाना में आपको इनको दान मिला था, दान मिला। ठीक है, क्या बोलेंगे? ही गॉट द चैरिटी इन पोचमपल्ली तेलंगाना। यही है साथी जिनको भारत रत्न दिया गया। तो मुझे बताएं, विनोबा भावे जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न इनको दिया गया 1983 में, 1983 में दिया गया। अब हम आपसे पूछेंगे मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है? भैया बताइए, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1923 में। जिन साथियों ने नहीं लिखा अपने नोट्स में लिख लो, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। क्या बोलेंगे जी? मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो हम बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार की। मैग्सेसे, मैग्सेसे बताइए कौन से देश की सरकार देती है? तो यहाँ पर आपका फिलीपींस गवर्नमेंट इसको देती है। और फिलीपींस के आपका कौन से राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति थे। क्या बोलोगे? फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति थे। क्या बोलेंगे? आपका मैग्सेसे, जिनकी याद में इसको दिया जाता है। मैग्सेसे की याद में इसको दिया जाता है। किस डेट को दिए जाते हैं ये? तो याद रख लेना भैया, इनको दिया जाता है आपका कब? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को। इसी अवार्ड को हम बोलते हैं एशिया का नोबेल। क्या? एशिया का नोबेल किस को कहा जाता है? तो इसी को कहते हैं। मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी वर्तमान में इसके जो क्षेत्र हैं वो हो गए हैं 5। क्या बोलोगे? 5। अगर आपसे पूछे इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, स्थापित किया गया था 1957 में, 1957 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरे भारतीय कौन? दूसरे भी भारतीय ही थे, जैसे कि ये 1958 में मिला तो CD देशमुख। CD देशमुख याद है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। RBI के CD देशमुख, इनको 1959 में दिया गया। मदर टेरेसा जी को कब मिला था ये बताओ?
मदर टेरेसा को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो 1962 में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? अच्छा, आप एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी का भारत रत्न मुझे बताओ। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, तो इनको मिला था आपका ये 1974 में। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी का याद रख लेना, इन्होंने 1966 में यूएन में प्रदर्शन किया था। क्या? कहाँ? यूएन में परफॉर्म कब किया था इन्होंने? तो 1966 में परफॉर्म किया था एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने। ये बात हमको पता होनी चाहिए। इसमें आपका राशि दी जाती है $50,000 की और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। बीजी मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी बाद में देख। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बताइए जी। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर? भैया 1998 में मिला एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। बताएं जी किसने सबसे पहले आंसर दिया? अभिषेक पांडे जी ने। बहुत कमाल। तो भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी थाने में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बन रही है, वडोदरा गुजरात में। भैया वडोदरा गुजरात में बन रही है, जिसका नाम होगा आपका एनआरटीआई। क्या नाम होगा? एनआरटीआई। एनआरटीआई का मतलब क्या है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्या बोलेंगे? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, एनआरटीआई इसको कहा जाता है। एनआरटीआई, ये बात याद रखेंगे। ओके, कब स्थापना हुई इसकी? तो याद रखना 2018 में इसकी स्थापना हुई है, 2018 में। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? बताओ, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अर्थात नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है? बताएंगे जी। नेशनल रेल म्यूजियम ये साथी आपका कहाँ पर है? तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है हमारा, वह है चाणक्यपुरी में। और चाणक्यपुरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? चाणक्यपुरी नई दिल्ली में ये स्थित है। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। ऐसे ही रेल से संबंधित आप मुझे बताएं, रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो सुविधा अभी शुरू हुई थी। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो, या बोलें पर्यटक ब्यूरो, इंटरनेशनल टूरिज्म ब्यूरो कितने शहरों में शुरू हुआ है आपका? अभी हाल ही में रेलवे ने 11 शहरों में इसको शुरू किया है। कितने में? 11 शहरों में इसको शुरू हुआ है। रेलवे बोर्ड का साथी एक्ट कब आया था? क्या बोलेंगे? रेलवे बोर्ड एक्ट या रेलवे बोर्ड अधिनियम किस देश का था, किस वर्ष का था? सॉरी, 1905 का है। अगर मुझे बताएं रेलवे में जोन कितने हैं भारत में? रेलवे में साथी कितने जोन हैं? रेलवे जोन है हमारे देश में आपका 18, जिसमें अभी 19वां रेलवे जोन किसको कहा जाता है? वो है मेट्रो जोन। और मेट्रो जोन किसको? मेट्रो जोन कहा जाता है आपका, मेट्रो जोन जो कि आपका 19वां कहा जाता है वो है कोलकाता। जनरली आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करके आएंगे? भैया 18 करके आएंगे। क्या बोलोगे? भैया उसको हम 18 करके आएंगे, 18 करके आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 18 करके आएंगे। बताओ भैया कलकत्ता में मेट्रो कब चली थी? कितने साथी बता सकते हैं? कलकत्ता में, भारत में सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में चली है। किस वर्ष में चली थी ये आपको बताना है। तो कलकत्ता में जो मेट्रो चली है वो 1984 में चली है, 1984 में चली है, 1984 में। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट जो है वो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सेंसस एक्ट किस वर्ष में आया था हमारा? 1960 में, 1962 में, 1955 में, 1948 में। तो आप कहेंगे 1948 में आया था भैया, 1948 में। भारत में जो जनगणना होती है वो किस मिनिस्ट्री के अधीन होती है? जनगणना बताओ किस मंत्रालय के अधीन होती है, किस मिनिस्ट्री के अधीन होती है? तो मिनिस्ट्री है इसमें होम मिनिस्ट्री। क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री आती है इसमें होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन। मुझे बताओ किस अनुसूची में इसका वर्णन है, किस अनुसूची में बताया गया है जनगणना को? अनुसूची बताई गई है आपका ये 7वीं में, 7वीं में। और ये किस सूची का विषय है? तो ये सेंट्रल लिस्ट का विषय है, यानी कि संघ सूची का सब्जेक्ट है। किसका? संघ सूची का सब्जेक्ट है। इसका जो उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार के पास होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में? रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हमेशा होंगी केंद्र सरकार के पास में। और किस अनुच्छेद से होंगी? आप कहेंगे इसमें आर्टिकल होगा 246 से। किसमें? आर्टिकल 246 से। मुझे बताओ जो पहली अनियमित जनगणना थी हमारे देश में, पहला जो इर्रेगुलर सेंसस हुआ था, इर्रेगुलर सेंसस, वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1872 में। तब आपका वायसराय हुआ करता था मेयो। कौन था वायसराय? जब, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल मत बोलना, 1858 के एक्ट से क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? पहली नियमित, पहली जो साथी रेगुलर सेंसस हुआ था
फर्स्ट रेगुलर सेंसस वो हुआ था 1881 में। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर। यहाँ पर हम आपसे कहेंगे रिपन किस टाइम तक रहा था, ये भी आपको याद रखना है। रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84, क्योंकि हमको अगली क्लासेस में इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करानी है। ठीक है, तो जो पहली नियमित जनगणना हुई थी, पहली अनियमित, इसमें साथ ही जो सेंसस कमिश्नर बनाए गए थे वो कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पहली रेगुलर हुई और आपका जनगणना के आयुक्त किसको बनाया गया था? तो जनगणना का आयुक्त था इसमें WC प्लोडेन। कौन था? WC प्लोडेन इसमें जनगणना आयुक्त था 1881 में। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी बताइए? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के आयुक्त भी आपको पता होने चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला जो सेंसस हुआ था, या जो पहली सेंसस हुई, वो हुई 1951 में। क्या बोलोगे? वो हुई 1951 में, 1951 में। 1951 की जनगणना के समय की साक्षरता वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहली सेंसस की बात करें तो इसके समय पर आपका जो सेंसस के लिए कमिश्नर बनाए गए, आयुक्त बनाए गए, वो कौन कौन थे? तो इसमें एक तो WM येटस थे, WM येटस, और इनके साथ में आपका दूसरे व्यक्ति थे RA गोपाल स्वामी। कौन? RA गोपाल स्वामी इनके साथ में, RA गोपाल स्वामी इनके साथ में दूसरी व्यक्ति थे। ठीक है, आप मुझे बताओ किस भारतीय शहर की सबसे पहले जनगणना की गई थी? किस भारतीय शहर की, कौन सा सिटी है इंडिया का जिसके सबसे पहले सेंसस किया गया? किस भारतीय शहर की सबसे पहले सेंसस की गई? सबसे पहले तो भारत, वही आज तो बांग्लादेश है अलग है, लेकिन पहले तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, ढाका। तो क्या बोलेंगे? वो ढाका शहर था, ढाका। और ढाका का सेंसस किया गया था आपका 1830 में। किसने किया था? पहली जनगणना ढाका की किसने की थी? वो हेनरी वॉल्टर ने की थी। किसने? हेनरी वॉल्टर ने की थी। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, खूब। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्ट्रेट ड्राइव हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से, या फिर बैडमिंटन? भैया जी क्रिकेट से संबंधित है। स्ट्रेट ड्राइव एक बुक भी है, साथ ही बताओ स्ट्रेट ड्राइव बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है आपका किसने? इस बुक को लिखा है सुनील गावस्कर ने। और निक नेम क्या है सुनील गावस्कर का? सुनील गावस्कर का निक नेम बताओ। तो सुनील गावस्कर का निक नेम आप कहेंगे भैया लिटिल मास्टर है। मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। बॉम्बे बॉम्बर किसको बोलते हैं? मुंबई में जन्मे सचिन तेंदुलकर जी को। अच्छा, ये तो स्ट्रेट ड्राइव हो गया। एक बुक और बताओ हमको, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? पूरी कक्षा का जवाब आना चाहिए शोर के साथ में। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट याद रख लेना, ये साथी आपका कपिल देव की है। क्या बोलोगे? कपिल देव कब कप्तान थे कौन से वर्ल्ड कप में? भैया 1983 में कप्तान थे, 1983 में। क्रिकेट के बहुत चर्चित क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक टेस्ट ओवर में, टेस्ट मैच की एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है बताइए? एक ओवर में एक खिलाड़ी ने टेस्ट में 35 रन बना रखे हैं, वो कौन है? तो आप कहते हैं ना टेस्ट में रन नहीं बनते, तो एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा उसने ना पूछा हो। जसप्रीत बुमराह कितने रन बनाए थे? 35 रन। 35 रन बनाए थे किसकी गेंद पर? भैया स्टुअर्ट ब्रॉड, बेचारे का नसीब खराब है। स्टुअर्ट ब्रॉड की ही गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के किस मैदान में लगाए थे? उस मैदान का नाम आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? भैया किंग्स मीड है। क्या है? किंग्स मीड मैदान है। कौन सा है? किंग्स मीड मैदान है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? अनब्रेकेबल PV सिंधु की है क्या? आप कहेंगे नहीं, सटलिंग टू द टॉप है इनकी। कौन सी है? सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग सटलिंग टू द टॉप इनकी बुक का नाम है, सटलिंग टू द टॉप। इंदिरा नुई माई लाइफ इन फुल, इनकी बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, जो पैप्सिको में थी इंदिरा नुई, वही है ये लिखिए अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने। मैरी कॉम कौन सा गेम खेलती है? भैया मुक्केबाज है। मुझे बताइए कौन से ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था? कौन से ओलंपिक में थी मैरी कॉम? तो वो ओलंपिक था 2012 का, 2012 का। ये मैरी कॉम से दिल्ली पुलिस बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली पुलिस वाले तुम ध्यान रख लेना। तो इसकी वेट कैटेगरी पहले पूछा जाता है, जब कोई खिलाड़ी खेले तो उस समय उसकी वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट। तानिया मिर्जा इनकी बुक बहुत चर्चित है, एसएससी हर एग्जाम में लगभग पूछती है। एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या बोलोगे? एस्ट अगेंस्ट ऑड्स, ऑड्स इन्हीं की बुक है। कुछ किताबें हम आपसे पूछेंगे। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है बताओ? प्लेइंग टू विन किसने लिखी है?
प्लेइंग टू विन एक भारतीय खिलाड़ी हैं, ये आपको बतानी है। एक साथ ही आप हमें बताओ, प्लेइंग टू विन बता दीजिए पहले। तो आप कहेंगे साइना नेहवाल की, ये साइना नेहवाल की बुक है, साइना नेहवाल की बुक है। गोल्डन गर्ल बताओ किसकी बुक है? गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल आपका साथी पीटी ऊषा, प्रवल्ली कांति टेक परमिल ऊषा की बुक है, पीटी ऊषा की बुक है। हम आपसे पूछेंगे बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये किसकी? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अपने पैरों को साथी जब ये दिव्यांग हो गई तब भी आपका पर्वत पर पहुंची थी, तो ये है अरुणिमा सिन्हा। क्या बोलेंगे? अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा की बुक, अरुणिमा सिन्हा की बुक है, बहुत चर्चित बुक है। द स्मॉल वंडर किसकी बुक है? द स्मॉल वंडर, द स्मॉल वंडर किसकी बुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, भारत की जिम्नास्ट हैं आपका दीपा कर्माकर। क्या बोलोगे? दीपा कर्माकर की बुक है, दीपा कर्माकर की बुक। अब हम आपसे पूछेंगे, हमको क्रिकेटर जिनको लेडी सचिन भी बोलते हैं, मिताली राज की बुक का नाम बताओ। मिताली राज ने कौन सी बुक लिखी है? अभी हमने बुक देके राइटर का नाम पूछा, अब आपका ऑथर का नाम देके पूछेंगे। मिताली राज की किताब बताओ, एक तो मिताली राज की बतानी है, और एक मिताली राज के अलावा बताओ मारिया सारापोवा की बुक, मारिया सारापोवा जो कि रूस की आपका टेनिस प्लेयर है, मारिया सारापोवा। और आपका एक किताब हमको बताओ आप, नाओमी ओसाका की कौन सी किताब है? नाओमी ओसाका की कौन सी किताब है? ये भी बताना, नाओमी ओसाका कौन से देश की खिलाड़ी हैं? मिताली राज तो भारत की हैं, इनकी किताब का नाम है अनगार्डेड। कौन सी? अनगार्डेड बुक है इनकी, अनगार्डेड। मारिया सारापोवा की है अनस्टॉपेबल। क्या बोलोगे? अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल बुक है इनकी, माई लाइफ सो फार। और नाओमी ओसाका की बुक का नाम है हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर, हर जर्नी टू, हर जर्नी टू फाइंडिंग, फाइंडिंग हर पावर, फाइंडिंग हर पावर, पावर हर पावर एंड हर वॉइस, हर वॉइस। हर लड़की, हमारी जो कक्षा अभी देख रही है, हमारी जो भी बहन, तो आप सबका संघर्ष इस किताब के नाम के साथ में आपको महसूस करना चाहिए। आपकी जो जर्नी है वो लड़की नहीं लड़के के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि राइटर एक आपका फीमेल है तो इसीलिए हम कह रहे हैं हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस। आपकी जो ये यात्रा है ना बहन, ये जो आपकी यात्रा है, ये आपकी शक्ति और आपकी आवाज़ के लिए, और आपको अपनी जो यात्रा तय करनी होगी जीवन भर, वो आपको अपनी शक्ति और आवाज़ के लिए तय करनी होगी, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके, ताकि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, ताकि आप क्रूतियों से लड़ पाए, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए। तो नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है बताएं? ये किस देश की हैं? ये जापानी हैं, जापान की हैं। और मारिया सारापोवा ये रूस की खिलाड़ी हैं, ये रूस की खिलाड़ी हैं। भारतीय संविधान का रिक्त स्थान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को कौन बंद करता है? आपका 26, 28, 20 आपका 28, 26 या 23। तो आप बोलेंगे 23 बंद करता है। कौन? 23, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। और इसी के लिए आपका हम लेके आए थे एक, अच्छा पहले आर्टिकल 24 भी हमको बताओ क्या है। आर्टिकल 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप कहेंगे, हाँ जी। तो 24 में इसमें क्या है आपका, बाल श्रम को रोका गया, बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि बच्चों को, कितनी उम्र तक के बच्चों पर, कितनी उम्र तक के बच्चों पर? तो आप कहेंगे प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये कितने तक होता है? ये आपका 14 वर्ष तक होता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कब तक है? 14 वर्ष तक है, 14 वर्ष तक। और इसी के लिए एक एक्ट आया था, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, बाल एवं किशोर, बाल एवं किशोर सॉरी बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, मतलब इन बच्चों से कार्य नहीं कराया जाना है, निषेध अधिनियम। इसी को हमने कहा, क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड एंड अडोलसेंट, क्या बोलोगे? चाइल्ड एंड अडोलसेंट, अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। ये किस वर्ष में आया था बताओ? प्रोहिबिशन एक्ट ये किस वर्ष में आया? तो आप बोलेंगे 1986 में आया था, 1986। एक बाउंडेड लेबर को आप जानते होंगे, जबरन किसी से कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया? ये भी बहुत पूछा जाता है। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, ये कब का है? क्या बोलेंगे? बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, लेबर उन्मूलन
उन्मूलन क्या बोलते हैं आपका? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब हो गया अबोलिशन। क्या बोलोगे? अबोलिशन। अबोलिशन एक्ट ये कब का है? तो हम सब का आंसर आएगा कि भैया ये एक्ट है हमारा अबोलिशन एक्ट 1976 का। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्या बोलोगे? न्यूनतम मिनिमम वेजेस एक्ट ये कब का है? जो साथी आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। ये हमको पता होना चाहिए, तीनों एक्ट पता होना चाहिए। बाल एवं आपका किशोर श्रम निषेध अधिनियम ये 19 आपका 86 का है, और बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी के लिए 1976 का है। ओके, और मिनिमम वेजेस के लिए 1948 का है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स को भी मिलेगा और साथ ही आपका फॉरेनर्स को भी मिलेगा। देखो, इसके लिए हमको पता होना चाहिए वो सभी फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ इंडियंस को प्राप्त हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो इंडियंस को प्राप्त हैं? तो 15 है, 16 है, 19 है और आपका 29 है और 30 है। ये सिर्फ भारतीयों को हैं। ये किसको हैं? ये ओनली इंडियंस के लिए है, ओनली इंडियंस के लिए। और बाकी के सभी किसके लिए हैं? बाकी के सभी दोनों के लिए हैं। यानी देखो, धर्म, कुल, लिंग, जाति और जन्मजाति, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स को नहीं है। आर्टिकल 16 हमारे यहाँ पर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी लोक नियोजन होगा, उस पर सिर्फ इंडियंस को। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, ये भी सिर्फ 29 एंड 30 भी इंडियंस के लिए। धार्मिक मामलों में ये कौन सा? आर्टिकल 26। तो ये तो क्या बोलेंगे? सभी को प्राप्त हो जाए, सभी को प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि बस 5 याद रखने, ज़्यादा नहीं याद रखने। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हेबियस कॉर्पस हमने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट बताई गई हैं वो किस आर्टिकल में बताई गई हैं? रिट बताई गई हैं आपका आर्टिकल 32 में। और साथ ही हाई कोर्ट में अगर हम बात करें, हाई कोर्ट में जो आपका याचिका बताई गई हैं वो बताई गई हैं आर्टिकल 226 में, 226 में, 32 में। कितनी? सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट होती हैं आपका? 5 रिट होती हैं। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा कि 5 रिट जो होती हैं वो क्या होता है? हैबियस कॉर्प्स में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है, राइट टू हैबियस कॉर्प्स। और हैबियस कॉर्प्स में आपको क्या बोलेंगे कि कितने घंटे के अंदर पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने? 24 आवर्स में। और इसका मतलब होता है कैसा पेश करना होगा? सशरीर उपस्थित करना होगा, उसके शरीर के साथ में सशरीर उपस्थित करना। कितने घंटे में? 24 घंटे में सशरीर उपस्थित करना होगा। ठीक है, सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, और आपका 5 और कौन कौन से होते हैं? हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर, ये कौन सा होता है? ये होता है वी ऑर्डर, परमादेश। मान के चलो आप किसी अधिकारी के पास में गए और वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उससे बोलना जी मैं तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट सीधे। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। और तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? भैया आपको लोगों का काम करने के लिए बिठाया गया है, लोगों का काम करने के लिए बैठाया गया है, तो ये होगा आपका मैंडेमस, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं ये काम करो। जैसे इसमें तीसरा क्या होता है? तीसरा इसमें होता है क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आपने गलत तरीके से, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या आपके ऊपर कोई केस लिखवा दिया। क्यों बोलते हैं कि बच्चों को अपना ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन के दौरान? क्योंकि मान के चलो आपके ऊपर किसी ने केस करवा दिया, लेकिन आपने किसी तरीके से वेरिफिकेशन करा लिया थाने से गलत, और आप पहुंच गए ज्वाइनिंग पे, अपनी पे ज्वाइनिंग पे पहुंच गए। आपको पड़ोसी को पता चला कि आप ज्वाइनिंग पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप दिखाते जरूर हैं जब आपका सिलेक्शन होता है, चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों दिखाना चाहते हैं। इस दौरान ही वो 4 लोग साजिश करते हैं आपके खिलाफ में, कहते हैं इसका नाम किसी झूठे मुकदमे में लिखवा दो। ठीक है, कल को ये हमारे फिर आपके हाथ जोड़ेंगे। ठीक है, परेशान होंगे, लोगों को ऐसे ही तो फंसाया जाता है। हेलो, होता है ऐसा या नहीं होता? हाँ जी होता है। तो उसमें क्या होगा आपका, फिर आपको गवर्नमेंट ये पूछेगी कि भाई तुमने तो अपना वेरिफिकेशन झूठा करवा लिया, गलत तरीके से करवा लिया, आपके ऊपर कोई चार्ज बन जाएगा। फिर आपसे पूछा आप किस अधिकार से कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे अधिकार का आप मान के चलो उसको धारण कर लेते हैं जिसके लिए आप अथॉरिटी नहीं है, तब भी क्यों वारंट होगा? किस अधिकार से, किस अधिकार से, है ना। चौथा होगा आपका, इसमें चौथा होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण, जिसको सर्चियरी भी बोलते हैं या सर्टियोररी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? सर्चियरी बोलते हैं वैसे तो। क्या बोलेंगे? सर्चियोररी बोलते हैं, सर्चियोररी। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट से अपना
जो निचला कोर्ट होता है उससे अपनी प्रोसीडिंग्स को मंगा लेता है कोर्ट, है ना, मांग लेना, इसका अर्थ ये है। और एक पांचवा होता है प्रतिषेध, जब निचले कोर्ट पर आपका जो हायर कोर्ट है वो रोक लगा देती है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इसको बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जब मामला निचली अदालत में हो, और इसका अर्थ क्या होता है, मना कर देना। किससे मना कर देना, लोअर कोर्ट से। बोलो एक बार, किससे मना कर देना, बोलेंगे लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को क्या करते हैं, पहले मुझे बताओ डीपीएसपी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, ये सब जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये भैया आर्टिकल 36 से आता है आपका, 36 से, अगली क्लासेस में इन्हीं का ऑपरेशन करेंगे। 36 से 51 किस देश से लिया है हमने डीपीएसपी, ये भैया आयरलैंड से लिया है। क्या बोलोगे, आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, हमने आपको बताया था, यहाँ से याद रख लेना, E&D, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, नॉमिनेशन यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, और D4 डीपीएसपी आयरलैंड से। अच्छा, आयरलैंड के संविधान के किस अनुच्छेद में है, अपने प्राचीन साथी होने का आप आंसर कर दोगे, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको पता होगा, मैं हर सीरीज में पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ कि भैया इन्होंने भी किस आर्टिकल से लिया है। अगर आपका आंसर आ गया तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले दिखाएं भैया, दिया बच्चों ने आंसर, तो आप कहेंगे भैया ये आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। कहाँ से, आयरलैंड ने भी इसको भैया स्पेन से लिया है। कहाँ से, स्पेन से। तो डीपीएसपी क्या है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, एकदम से ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, वो वाद योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल, ये याद रखना, वो वाद योग्य नहीं है। अच्छा, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, कौन बताएगा भैया, यहाँ पे याद रखना, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना उसका उद्देश्य है। ऐसे स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं डीपीएसपी से। अच्छा, डीपीएसपी के बारे में कहें आपका, डीपीएसपी को संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने कहा है, डीपीएसपी को अनोखी अनोखी विशेषता या अनूठी विशेषता, अनूठी विशेषता किसने कहा है डीपीएसपी को, तो ये आपका अनूठी विशेषता का मतलब क्या है, स्पेशल फीचर कहा है इसको। ये स्पेशल फीचर कहा है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किसने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे पूछा जाएगा आपका, डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, यानी कि डीपीएसपी को गोल्स एंड आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, यानी कि मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एम्बिशंस, ये कहा है इनको केसी वियर ने। किसने, केसी वियर ने कहा है, केसी वियर ने। और इसी को साथ ही किसने कहा है, ये बैंक का सुविधानुसार चेक है। भाई डीपीएसपी आज हमारे देश में भाई वाद योग्य नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या उनके लिए कानून बन जाएगा। बैंक सुविधानुसार ये चेक किसने कहा है, इसको केटी साहा ने कहा है। किसने कहा है, केटी साहा ने, कि भाई ये ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधानुसार दे रही है भविष्य के लिए। क्या बोलेंगे, चेक पर कन्वीनियंस अकॉर्डिंग टू द बैंक, केटी साहा ने इसको कहा है, केटी साहा ने इसको कहा है, केटी साहा ने। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था, प्रथम जनजाति समूह कौन सा था, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलोगे भाई सारे लोग आंसर करें फटाफट से। नहीं भैया एकदम से ठीक है, हिमाचल प्रदेश ही हो, हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश। कोल जो विद्रोह हुआ साथी, ये हुआ आपका झारखंड क्षेत्र में 1831-32 में। कब हुआ कोल, ये कहाँ पर हुआ, झारखंड में हुआ, झारखंड में, झारखंड में हुआ था आपका ये 1831-32 में। मुंडा की अगर हम बात करें 1895 से 1900 तक चला, ये बहुत पूछा जाता है मुंडा, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना अपनी कॉपी पर। इसको बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा। आप मुझे बताओ मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा इसको कहा जाता है आपका, कहाँ पर थे ये, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ एक देवता की तरह पूजे जाते हैं। और इसी विद्रोह को इन्होंने कहा आपका उलगुलान विद्रोह। क्या, उलगुलान विद्रोह, यानी कि उलगुलान रिवोल्ट भी किसको कहा जाता है आपका, ये मुंडा विद्रोह को ही कहा जाता है, मुंडा को ही। ओके, खासी विद्रोह की बात करें, आपका खासी विद्रोह हुआ 1829-33 में।
1829 से 33 तक चला था, ये आपका याद रखना। और संथाल विद्रोह चला है 1855 से 56, ये भी बहुत पूछा जाता है संथाल भी। 1855 से 56 कहाँ चला ये भी झारखंड का ही राजमहल की पहाड़ियों में चला। कहाँ पर? राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी कहाँ की? झारखंड की में ये चला था। ठीक है, क्योंकि संथाल विद्रोह में 4 नाम है, मामा और बुआ के थे 2-2। कौन कौन नाम है? एक का नाम बताओ। सिद्धू था एक का नाम, सिद्धू। एक का नाम था भैरव, भैरव। एक का नाम था चांद, और एक का नाम क्या था? एक का नाम था कान्हू, कान्हू। ये चारों नाम बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हो गया खासी विद्रोह। क्या बोलोगे? सबसे पहले भैया खासी विद्रोह हुआ। एक महाराष्ट्र का भील विद्रोह जरूर लिखना। भील, भील रिवोल्ट कब हुआ था बताओ? भील रिवोल्ट कब हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था आपका महाराष्ट्र में, जो चला था 1812 से 19, 1812 से 19 का था भील विद्रोह। ऐसे ही आपसे पूछे वेलू, वेलू थम्पी विद्रोह कब तक चला था? वेलू थम्पी रिपोर्ट जो है आपका, ये केरला में हुआ था 1808 में। कब? 1808 में, 1 वर्ष चला 1809 तक। कूका आंदोलन पंजाब में कब चला था बताओ? कूका, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन देश में कूका मूवमेंट चला था आपका। कूका मूवमेंट पंजाब में चला था 1840 में, 1840 में। ठीक है, गडकरी विद्रोह हुआ था इसके 4 वर्ष के बाद में। कहाँ पर हुआ था गडकरी? बताओ, गडकरी रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था हमारा 1844 में। कब? 1844 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछे रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा, रंपा विद्रोह देश में कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में 1879 में। क्या बोलोगे? ये सारे पूछे जाते हैं जितने भी आपका 1857 की क्रांति के पहले हुए और बाद के हुए। ओके, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार के विरुद्ध किए गए आंदोलन थे। नागालैंड में शुरू हुआ, त्रिपुरा में, मणिपुर में, या फिर मिजोरम में? भैया जी मणिपुर में शुरू हुआ था, और बहुत चर्चित है जिया तरंग, जिसको रानी गेडिन ल्यू ने शुरू किया था। कौन? रानी गेडिन ल्यू ने। रानी गेडिन ल्यू याद है? रानी गेडिन ल्यू आपका कहाँ की रानी थी बताना, ये किस जगह की? भैया मणिपुर की। इसीलिए इनको पंडित नेहरू ने क्या बोला था? नागाओं की रानी। क्या बोला था? क्वीन ऑफ नागाज, क्वीन, क्वीन ऑफ नागाज इनको कह दिया था, क्वीन ऑफ नागाज इनको कहा। मुझे बताओ इस समय के, और आपसे मैं पूछूं, जिया तरंग हो गया आपका। एक फकीर विद्रोह बताना कहाँ पर हुआ था? जगह बता दो बस। फकीर विद्रोह किस जगह पर हुआ था? तो फकीरों ने एक विद्रोह किया था आपका। फकीर विद्रोह ये हुआ था बंगाल में 1776 में, बंगाल के अकाल के बाद में। 1877 तक चला था चिराग अली के नेतृत्व में। कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे? मजमून शाह, मजमून शाह और चिराग अली, मजमून शाह और चिराग अली, चिराग अली। सन्यासी विद्रोह आप बता सकते हैं मुझे इस देश में कब चला? सन्यासी विद्रोह बताइए, सन्यासी विद्रोह इस देश में कब चला था? तो सन्यासी विद्रोह इस देश में चला है साथी आपका, सन्यासी विद्रोह ये चला था 1763 से 1800 तक। और इसका जिक्र किस पुस्तक में मिलता है बताइए सन्यासी विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है हमको ये आनंद मठ पुस्तक में मिलता है। किसमें? आनंद मठ बुक में। बताइए आनंद मठ बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। और किस राइटर कौन है इसके? बंगाली भाषा में इसके राइटर कौन है? बंगाली भाषा में इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कौन सा क्या लिया गया है और इस पुस्तक से? भैया राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो एक बार सारे लोग बोले वंदे मातरम। क्या बोलेंगे? आनंद मठ पुस्तक से इसको लिया गया है सन्यासी विद्रोह को, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था आपका? तो बंगाल क्षेत्र में, जो अकाल पड़ा था उसका। तो बंगाल में अकाल कब पड़ा था ये बताओ, हम बार बार बोल रहे हैं। तो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1770 में। ये चल तो पहले से ही रहा था ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ में, लेकिन 1770 में ये बहुत तीव्र हो गया था। क्या हो गया था? बहुत तीव्र हो गया था। एक साथी अहोम विद्रोह आपको पता होना चाहिए। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ बताइए? अहोम विद्रोह जहाँ पर अहोम राजवंश, तो क्या बोलेंगे, ये चला था आपका 1828 से 33 तक अहोम विद्रोह। और 1828 से 33 तक साथी इसको चलाया था गोमधर कुंवर ने। किसने? गोमधर कुंवर ने चलाया था, गोमधर कुंवर ने। ऐसे ही एक चर्चित आपका विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। बताओ कहाँ पर हुआ था? पागलपंथी रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था आपका 1813 से 33 तक वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और इसके जो नेता थे पागलपंथी के, वो थे करम शाह और टीपू। कौन थे?
करमशाह एंड टीपू इसके कौन थे? आपका संचालक थे। पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पाइका रिवोल्ट कहाँ पर हुआ? क्या बोलेंगे? पाइका विद्रोह हुआ था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। क्या बोलोगे? उड़ीसा में ये हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और इसको चलाया था बक्सी जगबंधु ने, बक्सी जगबंधु। इसके लीडर याद रखना, बक्सी जगबंधु ने, बक्सी जगबंधु ने। ओके ये बहुत चर्चित आपका क्या है? आंदोलन है या किसान आंदोलन है, ये आपको याद रखने हैं। आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनिए। बोलेंगे जी। राजा राम मोहन राय को किसके लिए जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के लिए जाना। कब खत्म हुई थी सती प्रथा? सती प्रथा आज ही क्लास में हमने बताया आपको, बताओ ईयर क्या है? आज ही क्लास में हमने बताया आपको 1 बजे। हिस्ट्री की क्लास किया करो 1 बजे, जिन साथियों का हिस्ट्री कमजोर है। 1 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो बेंटिक 1829 में, क्या बोलोगे? 1829 में, 1829 में बेंटिक के समय पर, बेंटिक के समय पर सती प्रथा को पहले कहाँ खत्म किया गया था? बंगाल में। बंगाल में इसको खत्म किया गया था, बंगाल में। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें जो सती प्रथा है, इसको मद्रास और बम्बई में कब खत्म किया गया था? मद्रास और बम्बई में किस ईयर में? भैया अगले ही वर्ष सती प्रथा को बम्बई में इनवैलिड कर दिया गया, 1830 में, 1830। सती प्रथा के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कौन सा उल्लेख मिलता है? वो किस में मिलता है? आपका भानुगुप्त के, भानुगुप्त के, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। क्योंकि उसके सेनापति जो था गोपराज, उसकी घरवाली ने सतीत्व को धारण किया था, तो इसीलिए आपका एरन के अभिलेख में। और एरन अभिलेख कब का है? वो 510 ईडी का है। इसका समय भी पूछ लेता बहुत बार, एरन अभिलेख। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस लिए लड़ रहे थे देश में? विधवाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए। तो विधवा पुनर्विवाह। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह के लिए जो अधिनियम आया था, ये कब आया था? 1856 में। कभी भी पूछे ये जो एक्ट था, इसको ड्राफ्ट यानी कि इसका मसौदा किसके समय तैयार हुआ? तो आप बोलेंगे डलहौजी के समय इसको ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन इसका इनेक्टमेंट यानी कि इसको लागू किसके समय किया गया था? तो लागू इसको किया गया था कैनिंग के समय, लेकिन ईयर 1856 ही होगा। ओके। कर्नल सिलीमैन को यहाँ पर ठगी प्रथा के अंत के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने 1500 ठगों को भारत में इकट्ठा किया और उनको मृत्युदंड दिया था। बहराम जी मालाबारी ये बाल विवाह के खिलाफ थे और इन्होंने लोगों को पत्र लिखे थे उस समय पे, 4000 लोगों को, ये प्रथा कितनी खराब है। तो क्या कहेंगे भैया? 1 3 4 5 बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम से सही। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सही सुमेलित है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सत्यशोधक समाज, तत्वबोधिनी सभा और भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज किस वर्ष में बना था? तो याद रखना ये 1805 में बना है, 1865 में बना। तत्वबोधिनी सभा आपका 1839 की है। सत्यशोधक समाज आपका 1873 का है। और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की है, 1905 की है। क्या बोलोगे? 1905 की है। ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना क्या ज्योतिबा फूले जी ने की? नहीं जी, उन्होंने तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज ये केसी सेन है, केशव चंद्र सेन है। और तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं आपका। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये एकदम से क्या बोलोगे? ये एकदम से सही है। हम पूछेंगे आपसे दोस्त, आप हमें बताना आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? बताओ, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? आत्मीय सभा बनी है भैया 1815 में, और इसको बनाया है राजा राम मोहन राय जी ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? एक दिन हम इसके स्थल आपको बताएंगे। 1867 में। किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग। एमटीएस हर वर्ष पूछ लेता है इसको, हर शिफ्ट में पूछ लेता। आत्मा राम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इनके साथ में थे आपका आरजी भंडारकर। कौन थे? आरजी भंडारकर थे, आरजी भंडारकर थे। तीसरा आप हमें बताएं, आदि ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? आदि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये ब्रह्म समाज के अंग थे, तो आप बोलेंगे 1865 में, जब उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया केसी सेन ने, तो इन्होंने बनाया आदि ब्रह्म समाज। किसने जी? आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ ने इसकी स्थापना की थी। मुझे बताओ, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? साधारण साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपका 1878 में आनंद मोहन बोस ने।
आनंद आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की बताएंगे? आर्य समाज, आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी के सहयोगी कौन थे? गिरगांव मुंबई में 1875 में स्थापित हुआ। उनके सहयोगी थे लाला हंसराज। कौन? लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, मुझे बताओ दयानंद सरस्वती जी ने आपका जो इनके गुरु थे उनका नाम मुझे बता दीजिए। उनका नाम मुझे बता दीजिए। और इसी समय का एक चर्चित संगठन है पुणे का, पूना सार्वजनिक सभा। क्या बोलोगे? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में, 1870 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी आपका किसने? महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन थे साथी? आपका महादेव गोविंद रानाडे थे। याद रखना महादेव गोविंद रानाडे आपका प्रार्थना समाज में भी थे। एम जी रानाडे, इन्होंने यहाँ भी सहयोग दिया, यहाँ भी इन्होंने इसको सहयोग दिया। जब समाज सुधार से क्वेश्चन आएगा तो संगठन पूछेगा, एसएससी हमेशा याद रख लेना। उनकी स्थापना कौन किसने की, कब की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, इनमें से बता रहा है। वैसे तो ओवरऑल तो गंगा है, क्या बोलेंगे इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? जैसे कि कावेरी है, नर्मदा है, या महानदी? तो आपका आंसर आएगा भैया महानदी है। कौन सी है इनमें सब में? महानदी, क्योंकि कावेरी का बेसिन है आपका 1 लाख से कम, नर्मदा का 98,000 के आसपास है, ताप्ती का 65,000, लेकिन इसका 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कितना है? महानदी का बनता है आपका 1.5 लाख के आसपास। मुझे बताओ महानदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो कहाँ से है? इसका उद्गम है सिहावा पर्वत से। और सिहावा जो पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे सिहावा पर्वत पड़ता है आपका भैया धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? धमतरी जिले में पड़ता है। और धमतरी जिला आपका कहाँ पर है? वो है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। महानदी का आपका प्राचीन नाम आप बता सकते हैं? महानदी का जो साथी प्राचीन नाम है, एंशिएंट नेम क्या है इसका? जैसे ऋग्वेदिक कालीन नाम पूछ लेता नदियों के, इसका नाम है आपका चित्रोत्पला। क्या नाम है? चित्रोत्पला। और पानी कहाँ गिराती है महानदी? आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिराएगी जल? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये आपका बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती है। अच्छा मुझे बताएं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियों के नाम बताएं। इसकी सहायक नदियों के नाम बताएं, बोलेंगे भी फटाफट से सहायक नदियों के। मोनू RWA कह रहे हैं महिला आर्य समाज की स्थापना 1882 में हुई। बहुत अच्छा फैक्ट आपने बताया दोस्त। महानदी, क्या हमने आपसे पूछा अभी? इसकी जो सहायक नदियां, एसएससी वाले याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ज्योग्राफी में सहायक नदियां होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान से पढ़ा करो इसकी। एक तो आपका शिवनाथ है, शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आप कहेंगे भैया महानदी की है। अरपा पूछ ले आपसे तो महानदी की है। जोंक पूछ ले तो ये भी किसकी है? आपका महानदी की सहायक नदी है, महानदी की। और इसी पर आपका महानदी पर क्या है? आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध को क्या बोलोगे, सबसे लंबा बांध या सबसे ऊंचा बांध? अगर लंबा या सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई कौन बताएगा? हीराकुंड बांध परियोजना इसी नदी पर है। क्या बोलोगे? हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? आपका महानदी पर ही है। ठीक है, और महानदी पर कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में ये स्थित है, ओडिशा में, ओडिशा में स्थित है। ओके। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और पूछेंगे आपसे, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन किस रिवर का है? विश्व का सबसे बड़ा रेसी जो आपका बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा, तो वो अमेजन का है। भारत में पूछे तो गंगा का, लेकिन दक्षिण भारत में किसका हो जाएगा? आपका महानदी का हो जाएगा, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? रिफ्ट वैली से सरयू और गंडक, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, या फिर आपका गंगा और कोसी नदी बहती हैं? वो नदियां बहती हैं जो आपका किधर? आपका जो अरब सागर में जल गिराती है, नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? नर्मदा और ताप्ती। अच्छा मैं पूछूं इन दोनों नदियों के बीच में क्या है? आपका सतपुड़ा सीरीज है। क्या है? दोनों के बीच में क्या है? आपका सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी दो नदियों के बीच में? नर्मदा और तापी के बीच में। अच्छा तापी बोले या ताप्ती बोले एक ही बात है। जैसे ताप्ती की हम पूछें तो इसका मुझे बताओ ओरिजिन कहाँ से है? ताप्ती का ओरिजिन, तो ताप्ती का ओरिजिन है मलताई की पहाड़ियों से, यानी मुल्ताई हिल्स से है। और मुल्ताई हिल्स आपका साथी कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये है आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी का है। कहाँ पर? बैतूल जिला जो कहाँ का है साथी? आपका एमपी का है, बैतूल का जिला। और पानी ये कहाँ पर गिराएगी? अपना अरब सागर में।
और नदियों के नाम लिखो आप एक एक जो अरब सागर में, सोचिए जरा, तो अरब सागर में ही आपका जल गिरा देती है। और अगर नर्मदा की बात करें, उसका ओरिजिन कहाँ से है, नर्मदा का उद्गम साथी कहाँ से है, तो वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से, जो मैकाल पर्वत है, अमरकंटक मैकाल पर्वत से, ठीक है, मैकाल पर्वत से ये निकलती है, मैकाल पर्वत से। और याद रख लेना ये भी जल कहाँ पर गिराती है, आपका अरब सागर में, अरब अरब सागर में। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि भैया अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, बोलेंगे भाई फटाफट से, पेनिनसुलर रिवर, बताए फटाफट से, बोलो जी। बहुत शानदार भैया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, रंपा विद्रोह क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में रंपा विद्रोह देखिए, 1879। बच्चा आप कह रहे हो 1922 में हुआ, 1922 में दूसरा हुआ है, रंपा विद्रोह 2 बार हुआ, 1879 में पहला हुआ आंध्र प्रदेश में, फिर दूसरा, वो दूसरा लिख के दे तब बोलना 1922 से 24, नहीं तो रंपा विद्रोह हमेशा 1879 आंसर करना है, हमेशा उसी को आंसर करना। क्या बोलेंगे, नर्मदा उद्गम अमरकंटक मैदान से कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और याद रख लेना क्या बोलेंगे, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे 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 बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय का मतलब, प्रायद्वीप का मतलब तो समझते हो ना, जो तीन ओर जल से घिरा हो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसी नर्मदा को हम बोलते हैं कि उनसे दो स्टेट्स की लाइफ लाइन। नर्मदा कहाँ की लाइफ लाइन है आपका, तो आप बोलेंगे ये एमपी और गुजरात की लाइफ लाइन है, एमपी और गुजरात की जीवन रेखा, एमपी और गुजरात की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, एमपी और गुजरात की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, याद रख लें। अब हम आपसे पूछेंगे नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, आपको ये बताना है। नर्मदा पर कौन सा बांध बना हुआ है, नर्मदा पर साथी कौन सा बांध अर्थात डैम बना हुआ है। बहुत चर्चित बांध है भैया नर्मदा नदी पर, उसका नाम है सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर किस नदी पर है पूछा जाता है खूब, और किस राज्य में है बताएं। सरदार सरोवर साथी आपका गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में। अच्छा मुझे बताओ इंदिरा सागर कहाँ पर है, इंदिरा सागर जो बांध है आपका, तो इंदिरा सागर आपसे पूछे तो आप कहेंगे भैया नर्मदा पर है, कहाँ पर है, नर्मदा पर है। ओंकारेश्वर पूछ ले, बरगी बांध पूछ ले आपसे, ये एमपी के हैं, कहाँ के हैं, ये भैया एमपी के हैं, जो कि नर्मदा पर बने हुए हैं, नर्मदा पर। अगर हम आपसे पूछें तापी पर कौन सा बांध है चर्चित, तापी पर जो डैम है, तापी नदी पर जो साथी आपका बांध है, उसका नाम है उकाई बांध, जो कि कहाँ पर है आपका, गुजरात में। उकाई कहाँ पर है, वो भैया आपका गुजरात में, गुजरात में। और एक पड़ता है आपका काकरापार बांध, काकरापार बांध कौन बताएगा, काकरापार डैम भारत के किस स्टेट में है, काकरापार, गजब सा आंसर आ जाए तो कहेंगे गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, दोस्त हमेशा मैं ये कहूँगा एकाग्रता से पढ़ना, ऑलवेज। आपको कभी भी साथी किसी बेवजह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा एक अवेयरनेस के साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये कहते हैं कि छात्रों का अगर बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेने से ध्यान अगर उनका जागरूक होने पर हो जाए, और वो जागरूक हो जाएं कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और हर समय यदि वो अपने लक्ष्य को याद रखें और मैनिफेस्टेशन करें अपने लक्ष्य के लिए, यानी उसका एक इमेज बनाएं और उसको पाने के लिए दिल से मेहनत करें, तो वो उनको ज़रूर मिलता है। जितने भी लोगों ने साथी जिस चीज़ को प्राप्त किया है उसके लिए उन्होंने मैनिफेस्टेशन हमेशा किया होता है, उसकी कल्पना की होती है और उसके लिए मेहनत की होती है। तो कल्पना करिए और मेहनत करिए, और इसके अलावा बाकी कोई और रास्ता आपके पास में नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो साथी जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसका है, जल ग्रहण क्षेत्र आता है इसमें दक्षिण की नदियों में गोदावरी का, क्या बोलेंगे, गोदावरी का। गोदावरी की लंबाई कौन बताएगा, बताओ फटाफट से, गोदावरी की लेंथ कितनी है ये कौन बता सकता है। नर्मदा की लेंथ है आपका 1312 किलोमीटर, आपका आंसर देखना चाहेंगे भैया। कृष्णा नदी की लेंथ है आपका 1401 किलोमीटर, तो आप क्या बोलोगे भैया, इसकी जो लंबाई है गोदावरी की वो है 1465 किलोमीटर, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, या बोल दें देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, देश की दूसरी सबसे लंबी। और साथ ही आपका पहली सबसे लंबी कौन सी है, देश की दूसरी लंबी नदी है, सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 1465 किलोमीटर। भैया इसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से निकलती है, ये उद्गम है इसका आपका क्या, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर
त्र्यंबकेश्वर हिल्स है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी हैं जो कि कहाँ पड़ती हैं, आपका नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, गोदावरी को नाम दे देते हैं हम वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, या इसी को हम नाम दे देते हैं दक्षिण गंगा। क्या बोलेंगे, दक्षिण गंगा। लेकिन पूछे दक्षिण भारत की गंगा, तब क्या आंसर होगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर बोल दे तो दक्षिण भारत की गंगा, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तब हमारा आंसर होगा कावेरी। क्या बोलोगे, कावेरी। गोदावरी अपना जल कहाँ गिराती है साथी, बे ऑफ बंगाल में। क्या बोलोगे, BOB में, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, भीमा, डान, तेल या फिर तुंगभद्रा। तो तेल नहीं है साथी इसमें से, क्योंकि तेल किसकी है, ये महानदी की सहायक नदी है। ओंग, जोक, तेल, ये सब किसकी है, ये महानदी की सहायक नदी, महानदी। भीमा है, डान है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के नाम की एक और है, बताओ और कौन कौन सी है, जैसे प्रभा होती है इसमें, प्रभा। एक पंचगंगा इसकी है सहायक नदी, कौन सी, पंचगंगा है, पंचगंगा। दूध गंगा है, दूध गंगा। प्रभा जितनी भी हैं, जैसे कि घाट प्रभा हो गई हमारी, ज़्यादातर घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, माल प्रभा, माल प्रभा। मूसी नदी हो गई, मूसी रिवर हो गई, मूसी रिवर। क्या बोलोगे, मूसी रिवर, ठीक, मूसी रिवर हो गई। और क्या बन सकता है इसमें, भीमा, डान, तेल, तुंगभद्रा। और हाँ देखो, अभी हमने बताया गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465। कृष्णा की कितनी, कृष्णा की 1401। क्वेश्चन अगर ये बन जाए ना, प्रादीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी, गोदावरी तो पूरे भारत की है। क्या बोलेंगे, गोदावरी तो पूरे भारत की है। क्या बोलेंगे, आपका कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो बोलेंगे 1401 हो गया ये तो। और एक साथ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कृष्णा नदी का जो साथी आपका डिस्प्यूट है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में, बताना, जो वाटर डिस्प्यूट है, जल विवाद किन राज्यों के बीच में, कृष्णा नदी जल विवाद। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखना महाराष्ट्र है इसमें, कर्नाटक है, कर्नाटक है। एक राज्य हम अलग लिखेंगे जो नहीं होगा, वो आपको पहचानना है। इसमें साथी आपका तेलंगाना है, क्या बोलेंगे, तेलंगाना है। एक साथी इसमें उड़ीसा है, उड़ीसा है, उड़ीसा हो गया। एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया इसमें, क्या बोलेंगे, एक इसमें आंध्र प्रदेश हो गया। तो बताओ कौन सा इनमें से नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है, बताएंगे कौन सा इनमें से नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया उड़ीसा आपने गलत लिख दिया है, बाकी चारों हैं। कृष्णा नदी पर एक बांध है बहुत चर्चित आपका, इस पर जो डैम है आपका, कृष्णा नदी पर जो डैम पड़ता है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। कौन से दो राज्यों के साथ में है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर दो राज्यों के साथ में है साथी, आपका आंध्र प्रदेश में, और आपका क्या बोलेंगे, एक आपका दूसरा राज्य आप बताओ, आंध्र प्रदेश के साथ में किसके साथ में है, आपका आंध्र प्रदेश के साथ में दूसरा राज्य कौन सा है, वो आपको बताना है, वो आपको बताना। आंध्र प्रदेश के साथ में दूसरा राज्य कौन सा, एक श्रीशैलम बांध है आंध्र प्रदेश का, श्रीशैलम। क्या बोलोगे, श्रीशैलम। भैया ये आंसर बताओ, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और कौन से दूसरे राज्य के साथ में, श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा नदी पर है। एक अलमाटी आता है जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं हम, अलमट्टी भी बोल देते हैं, अलमट्टी डैम, ये कर्नाटक का है, ये कर्नाटक का है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के साथ में, और कहाँ पर भैया, तमिलनाडु, 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 एकदम से ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। प्यारे साथियों एकदम से ठीक आंसर आपने दिया है। इस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया, की वैल्यू कर दिया गया। भारत में किस लिए किया जाता है अवमूल्यन, किस लिए होता है आपका, ताकि साथी गिरा करके आपका पैसे की कीमत गिरा करके यहाँ पर लोग निवेश अपना बढ़ाएं, निवेश बढ़ाएं आपका, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, निवेश को आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रुपए का एक ही माह में अवमूल्यन आपका 1991 में हुआ। कब, 1991 में एक ही माह में, एक बार तो 1 जुलाई को किया गया और एक बार 3 जुलाई को। कौन थे आरबीआई के गवर्नर, बताओ, आरबीआई के गवर्नर, इस समय की रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे, ये थे आपका एस वेंकट रमन। कौन थे, एस वेंकट रमन थे। और पहली बार डिवैल्यू कब किया गया था, पहली बार डिवैल्यू कब किया गया था बताओ, 1991 को कहा जाता है भारत का आर्थिक सुधार वर्ष, भारत का इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर किसको कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक सुधार वर्ष। क्योंकि आपको पता है 1991 में क्या किया गया था, कौन सी पॉलिसी थी पीवी नरसिम्हा राव जब आपका वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो आप सबका आंसर आएगा एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि आपका उदारीकरण को, वैश्वीकरण को और साथ ही आपका निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। तो पहली बार जो अवमूल्यन हुआ था, अवमूल्यन फर्स्ट टाइम, पहली बार कब किया गया था अवमूल्यन को? पहली बार जो डी वैल्यू किया गया था, वो किया गया था 19 सितंबर 1949 को। कब? 19 सितंबर 1949 को किया गया था। और इस टाइम पर थे आपका बैनेगल रामाराव। कौन थे ये? आरबीआई के गवर्नर थे। कौन थे ये साथी आपका आरबीआई के गवर्नर थे, क्योंकि इनसे पहले तो वो थे, कौन थे इनसे पहले? तो 30 जून को ही रिटायर हुए थे, एक व्यक्ति पहले थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। बैनेगल रामाराव से पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? कोई बता सकता है क्या मुझे? अभी मैं एकदम से भूला उनका। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताओ भी फटाफट से। तो पहली बार तो 1949 में किया गया था, और सेकंड टाइम जो किया गया था आपका, सेकंड टाइम किया गया था 1966 में, 1966 में। और 1966 में जो किया गया था आपका 1966 में, तो उस टाइम पे कौन थे आपका? उस टाइम पे थे पीसी भट्टाचार्य। कौन थे? पीसी भट्टाचार्य थे आरबीआई के गवर्नर। और इस डेट को कभी पूछे भारत में 6666 क्या है, 6666 क्या है, तो याद रख लेना 6 जून 1966 की बात है। कब की बात है? 6 जून 1966 की बात है। वो 19 सितंबर की बात है, और ये 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 की बात है। 6666 इस घटना को कहा जाता है। तो भारत में दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। क्या किया गया था? दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखेंगे तब। हाँ, मैं ये बोल रहा था, इनसे पहले थे सीडी देशमुख। आज़ाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बताए थे मैंने आपको? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बताए थे? तो आप कहेंगे भैया आपने बताए थे हमको, ऑसबोर्न स्मिथ हम याद रखेंगे। वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की? वर्ष 2016 के अंत में क्या कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए बकायेदारों का ऋण माफ कर दिया क्या? नहीं जी। डिमोनेटाइजेशन को, विमुद्रीकरण को, इस डेट को, विमुद्रीकरण की डेट क्या थी साथी आपका? 8 नवंबर 2016। और कितने बजे? तो याद रखना 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे। कितने बजे? रात 8 बजे। उद्देश्य क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों किया गया था? हालांकि ये विफल रहा वो उस उद्देश्य में। तो इसमें क्या था? इसको बोला गया था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी। सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी किसको कहा गया था? सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी किसको कहा गया था? तो आप बोलेंगे ये कहा गया था आपका भैया इसको, इनके विमुद्रीकरण को। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था काले धन को बाहर लेके आना है। किसको? लेकिन क्या आ पाया था? आप कहेंगे नहीं जी, ज़्यादातर नोट ही जमा हो गए थे, तो काला धन बाहर नहीं आ पाया था। नकली मुद्रा को रोकने के लिए, जितनी भी आपका जाली करेंसी होती है उसको रोकने के लिए, और भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर, क्या बोलेंगे, डिजिटल इकोनॉमी की ओर जाने के लिए ये उसके उद्देश्य रखे गए। लेकिन क्या बोलेंगे, काला धन प्राप्त हुआ? आप कहेंगे नहीं जी भैया। इसमें क्या था आपका, गवर्नमेंट को जो घोषित किया था उन्होंने 15,41,000 करोड़ रुपए, 15,41,000 करोड़ रुपए को उन्होंने क्या कर दिया था आपका, बंद कर दिया था। लेकिन इसमें रिकवरी कितने की हो गई थी? रिकवरी कितने की हो गई थी? तो रिकवरी आप कहेंगे इसमें रिकवरी हो गई थी 15,31,000 करोड़ रुपए की। क्या? 15,31,000 करोड़ रुपए की इसमें क्या हो गई थी? रिकवरी हो गई थी। रिकवरी हो गई तो कितना परसेंट हो गई रिकवरी? तो आप बोलेंगे इसमें रिकवरी हो गई 98.96% की रिकवरी हो गई। ओके। और आपसे पूछे भैया जैसे जो रुपए हमने बंद किए यहाँ पर, यानी कि 8 नवंबर कुछ रुपए बंद किए, तो कौन कौन से रुपए बंद किए थे हमने? तो 86% मुद्रा अवैध कर दी थी यहाँ पर हमने। पुराने वाले 500 और 1,000 रुपए के जो नोट थे वो हमने क्या कर दिए थे? वो बंद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? उनको बंद कर दिया था, 500 और 1,000 रुपए के नोट। और ये कितनी मुद्रा थी उस समय की? ये 86% मुद्रा थी, जो क्या हो गई थी? अवैध हो गई थी, इनवैलिड हो गई थी, अवैध हो गई थी, अवैध हो गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी अब नोट 500 और 1,000 के बंद हो गए, तो नोट के लिए लाइन लगी थी उस टाइम पे या नहीं लगी थी? आप कहेंगे हाँ जी भैया खूब लाइन लगी। अब जो नोट के लिए लाइन लगी, तो अंतिम तिथि कौन सी थी नोट बदलने की? क्या बोलेंगे इस पे लिखना, नोट बदलने की अंतिम तिथि। नोट बदलने की अंतिम तिथि जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मर भी गए थे। क्या बोलेंगे इसमें? नोट दब गए भीड़ में, अंतिम तिथि, बहुत जगह इतनी भीड़ होती थी। नोट बदलने की जो अंतिम तिथि थी वो थी आपका 30 दिसंबर 2016। इस तक आपको वापस करना है।
फिर गवर्नमेंट ने चलाया था 2000 का नोट, ठीक है, 2000 का नोट चलाया था। तो मुझे बताओ इस समय पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, भारत के वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली थे। और इसके सब लोगों ने बुराई की कि ये कोई व्यवस्था, मतलब उतना जो फेलियर इसमें रहा, क्या बोलेंगे इसको, जो लक्ष्य हमको पाने थे वो नहीं पा पाए। राष्ट्रपति कौन थे देश के, राष्ट्रपति थे आपका प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। कोई प्रणब मुखर्जी की बुक बता सकता है, प्रणब मुखर्जी। और प्रधानमंत्री को तो ये तो सब जानते ही है, आपका प्रधानमंत्री थे आपका कौन से, मोदी जी, वो तो लिखा ही हुआ है ऊपर, मोदी जी। आप मुझे बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन थे इस टाइम पे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, जिनका बाद में इस्तीफा भी हुआ इसी बात के लिए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, इनकी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बुक का नाम क्या है बताइए, उर्जित पटेल की बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 2000 रुपये का नोट बंद हुआ था, उसकी घोषणा कब हुई थी। 2000 रुपये का जो नोट बंद हुआ, नोटबंदी हुई इसकी, नोटबंद, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई है साथी आपका 19 मई 2023 को। क्या बोलोगे, 19 मई 2023 को हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, 19 मई 2023 को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी भैया। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक तो इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 1973 का है, लागू हुआ 1974 में। क्या उद्देश्य था, भारत में उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए या विदेशी मुद्रा के लिए, बिल्कुल ठीक है। विनियमन का मतलब ही क्या हो गया, रेगुलेशन करना, विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना, और साथ में कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। लेकिन फेरा की जगह हम क्या लेके आए थे, फेरा की जगह हम लेके आए थे, फेरा की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इस जगह हम लेके आए थे आपका, क्या बोलेंगे, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह फेमा। फेमा का मतलब क्या है, फेमा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम हम ले आए। यानी कि आपका फॉरेन एक्सचेंज, क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था ये। बताओ किस ईयर में आया था, ईयर बताओ इसका, तो इसका ईयर है 1999। एक्ट तो यूं तो आपका 1998 का था ये, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ आपका कब, 1999 में हुआ, 1999 में हुआ, ये हमको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना, कितना जोखिम कवरेज मिलता है, बोलोगे फटाफट से, कितना जोखिम कवरेज इसमें, 2 लाख रुपए। लेकिन 2 लाख रुपए कब मिलेंगे आपका, 2 लाख रुपए कब मिलेंगे ये बताना। सुरक्षा बीमा योजना, पहली बात तो याद रखना, ये कब की है, 2015 की है, 2015 की है। और 2 लाख रुपए मिलते हैं दो स्थितियों में, एक तो आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या तो क्या हो जाए आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर आप इसमें पूर्णतः विकलांग हो जाओ, पूर्ण विकलांगता आ जाए, या पूर्ण दिव्यांगता आ जाए, पूर्ण विकलांगता आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया आपका, एक कंप्लीट आपका डिसेबिलिटी हो जाए। 1 लाख रुपए मिलेंगे आंशिक विकलांगता पर, अर्थात पार्शियल डिसेबिलिटी पर। किस पर, पार्शियल डिसेबिलिटी पर कितने मिलेंगे, आंशिक विकलांगता, मतलब कि पूरी तरह से विकलांग नहीं हुआ, उस पर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। इसमें भुगतान कितने का करना होता है, प्रीमियम कितने का जाता है इसमें, तो भुगतान इसमें होता है आपका 12 रुपये एनुअली, 12 रुपये प्रति वर्ष होता है, महीने नहीं, 12 रुपये प्रति वर्ष होगा, हर साल नया होता है। ऐसे ही साथ ही मुझे बताओ पीएम जो व्यय वंदन योजना है वो कितनी साल के लिए है, व्यय वंदन योजना कितने साल के लोगों के लिए है वो, तो आप कहोगे भैया वो 2017 की थी आपका, और ये आई थी आपका 60+ के लिए, किसके लिए, 60+ एज के लिए आई थी, 60+ एज के लिए। ऐसे ही साथ ही जो असंगठित क्षेत्र के लिए आई थी पीएम, पीएम उसको बोलेंगे पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये साथी किस वर्ष में आई थी आपका, 2019 में। ये किसके लिए थी आपका, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड के जितने भी लेबर्स हैं, असंगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आई थी, श्रमिकों के लिए ये आई थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया के जो लेबर है उसके लिए, ये 60+ एज के लिए। और आपका सुरक्षा बीमा योजना किसके लिए है, वो 2 लाख और 1 लाख, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख और पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख। 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 2 kg मास की बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बताओ भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv², हाफ m कितना है आपका, m कितना है 2 kg है,
वी कितना है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यूनिट्स एकदम से ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे 30 गुणा 30 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 30 30 स्क्वायर 900, 900 क्या पास्कल बनेगा, 900 वाट बनेगा। ऊर्जा किस में नपेगी, ऊर्जा हमेशा जूल में नपती है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल में। क्या बोलो, जूल में। एग्जाम में ऐसे नहीं 900 देगा, यहीं से ठीक कर। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है। एक मोल में, एक मोल, मोल में क्या नापा जाता है आपका, बोलेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को इसमें मापा जाता है। और कणों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें 6.022 10⁻23, इसी को बोलते हैं हम एक मोल। ये क्या होता है, यही एक मोल होता है, और इसी को हम बोलते हैं आपका आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या इसको हम बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या भी इसको हम बोलते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की बाहरी जो संरक्षी परत होती है वो कौन सी होती है। जैसे कोई वृक्ष है, उसका जो संरक्षी परत है आपका, उसको बचाने के लिए वो कौन सी होती है, वो होती है आपका मज्जा नहीं, या कम्बियल पेल नहीं जी, वल्कल होती है। क्या होती है, वल्कल होती है, वल्कल, वल्कल होती है। वृक्ष से हम एक चीज समझ सकते हैं हमें, तो वृक्ष में ये क्या बताया था मैंने स्ट्रक्चर, ये क्या होता है जिसमें वृक्ष होता है आपका, ये क्या है बताइए जरा फटाफट से। आप कहेंगे ये तना है, तना। क्या बोलते हैं इसको, तना हम इसको बोलते हैं। और जो बीज होता है, तो बीज से तना ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर जाता है, तो जो ऊपर की ओर जाता है वो तना होता है, यानी कि प्रांकुर से विकसित होता है। बहुत बार पूछा जाता है तना जो होता है वो किससे विकसित होता है, तो तना किससे विकसित होगा बताओ। तना हमेशा प्रांकुर से विकसित होगा। प्रांकुर से विकसित का मतलब क्या हो गया, जो प्लूमल है इससे वो डेवलप होता है, किससे, प्लूमल से। और जो नीचे की तरफ जा रहा है ये क्या है, ये मूलांकुर है, मूलांकुर, तो जड़ बनाता है मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब ये आपका रेडिकल हो गया, क्या हो गया, रेडिकल हो गया। ओके, अच्छा, हम यहाँ पर आपसे पूछ लें, जैसे कि तना हो गया, क्या, तना हो गया, तना। अब मुझे बता सकते हैं तने के कितने प्रकार होते हैं, स्टेम के कितने टाइप्स का होता है, टाइप ऑफ स्टेम्स। तने के प्रकार बताइए आप मुझे, तने के प्रकार बोलो भाई फटाफट से। तने के प्रकार कितने होते हैं, सारे लोग आंसर करें। तने के प्रकार भैया 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। जैसे कि एक इसमें सबसे पहले जो तना होता है, तने के 3 प्रकारों में आपका तने के 3 प्रकारों में, जैसे कि इसमें सबसे पहले जो तना होता है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। कौन सा, अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, यानी कि वो जड़ जो भूमि के अंदर होगी। इसका उदाहरण बताओ कोई मुझे। जैसे कि भैया आपका आलू हो गया, आलू कहाँ रहता है, भूमि के अंदर रहता है। दूसरी क्या होती है आपका, दूसरी होती है हमारी सब एरियल। सब एरियल का मतलब क्या होता है, जो अर्धवायुवीय हो, क्या हो, जो आपका साथी अर्धवायुवीय हो, यानी कि कुछ अंदर और कुछ बाहर। यानी कुछ जड़ें आपने देखी होंगी अंदर, कुछ बाहर आ जाती हैं। क्या बोलेंगे, जमीन के अंदर या बाहर। एक होता है आपका एरियल, जिसमें जैसे पेड़ है, वो क्या होता है, उसका जो तना होता है वो बाहरी होता है, हमेशा जमीन में नहीं होता। ये होता है वायवीय। ज़्यादातर जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो उसी में आते हैं, वायवीय में। अंडरग्राउंड में बहुत अच्छी बात है, अंडरग्राउंड में अगर हम अंडरग्राउंड की कैटेगरी बनाएं तो इसमें भी बहुत अच्छी कैटेगरी बनती है आपका। 4 कैटेगरी इसमें बन जाती हैं। जैसे एक तो कंद बन जाती है, कौन सी, एक तो इसमें बन जाती है कंद। कंद का मतलब होता है आपका जो स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर कौन सा होता है बताओ, स्टेम ट्यूबर होता है आपका आलू। स्टेम ट्यूबर कौन सा होता है, आलू। एक इसमें बनती है प्रकंद। तो प्रकंद का उदाहरण बताओ मुझे। प्रकंद बोले तो आपका जो राइजोम होती है, तो प्रकंद का उदाहरण होता है आपका हल्दी, टर्मरिक हो गया आपका। एक आपका अदरक हो गया, अदरक, क्या बोलेंगे इसको, अदरक हो गया आपका। और प्रकंद के अलावा एक उदाहरण होता है आपका सल्क कंद। कौन सा, सल्क कंद, जिसको हम बोलते हैं बल्ब। और बल्ब का एग्जाम्पल कौन सा होता है, बल्ब का एग्जाम्पल कौन सा होता है, प्याज हो गई, जैसे ओनियन हो गया आपका। एक लहसुन हो गया, लहसुन, क्या बोलेंगे इसको, ये गार्लिक हो गया आपका। और जो आपका एक चौथा टाइप होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं आपका कंद, प्रकंद, सलकंद, घन कंद होती है। क्या होती है, घन कंद। क्या होता है, घन कंद होता है, घन कंद, जिसको हम बोलते हैं आपका कॉर्न। ये किसका होता है, जैसे अरबी खाई होगी आपने, अरबी, अरबी खाई है, आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो ये जिमी कंद हो गया, अरबी हो गया, ये सब इसी की कैटेगरी होती है। ये तने के प्रकार हैं जो अक्सर पूछ ले जाते हैं। कंद का उदाहरण कौन सा, निम्नलिखित में से प्रकंद कौन सा, निम्नलिखित में घन कंद कौन सा, निम्नलिखित में से तलकंद कौन सा है, ऐसे आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, कभी भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है, जो इसको प्रोटीन को तोड़ता है। तो लाइपेज, लाइपेज नहीं भैया, लाइपेज प्रोटीन को नहीं तोड़ता, लाइपेज तोड़ता है आपका किसको, फैट को, किसको,
वसा को तोड़ता है, किसको, फैट को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज जो लार में पाया जाता है ये किसको, स्टार्च को, शर्करा में स्टार्च को तोड़ता है, किसको, स्टार्च बोले तो मंड को तोड़ता है आपका। टाइलिन तोड़ देगा क्या, आप कहेंगे नहीं भैया, टाइलिन ये मानव लार में पाया जाता है, किसमें, लार में पाया जाता है, भोजन के पाचन में काम करता है, लार में पाया जाता है। पैप्सिन तोड़ देता है आपका, प्रोटीन के विखंडन को कर देगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है पैप्सिन में, जो हमारा आमाशय, आमाशय समझते हैं, पेट, ठीक है, आमाशय से निकलता है हमारे से क्या, जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस आप कहते हैं, वो जठर रस में ये पाया जाता है। किसमें, कौन से जूस में पाया जाता है बताओ, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में ये पाया जाता है। पैप्सिन कहाँ पाया जाता है, आमाशय से जठर रस निकलता है, उसी में ये पाया जाता है, पाया जाता है। और क्या करता है काम, ये फिर प्रोटीन को पचाने का काम कर देता है, प्रोटीन को पचाने का काम कर देगा आपका पैप्सिन, पैप्से पोप्सिन, पैसे प्रोटीन हो। वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पर बना है हमारा, राजस्थान में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में, तो आप कहोगे भैया हरियाणा में, हरियाणा में। और यहीं पर बना है साथ ही हरियाणा में आपका पहला हड़प्पा संग्रहालय। बताओ हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पर है, ये तो बहुत दिन से आप पढ़ रहे होंगे इसको, तो हिस्ट्री में भी अब पढ़ने लगे होंगे आप इसको। पहला हड़प्पा संग्रहालय है आपका राखीगढ़ी में, कहाँ पर, राखीगढ़ी में है, कहाँ पर है, राखीगढ़ी में है आपका। अच्छा मुझे बताओ भारत का पहला जो ओपन म्यूजियम बन रहा है, भारत का पहला ओपन म्यूजियम यानी कि भारत का पहला खुला संग्रहालय, पहला खुला संग्रहालय अर्थात भारत का पहला जो ओपन म्यूजियम है वो साथी कहाँ पर बन रहा है, तो ओपन म्यूजियम बन रहा है शहीदी पार्क में। क्या बोलोगे, शहीदी पार्क में। बन क्या रहा, बन गया पिछले ईयर में, नवंबर 2024 में। कहाँ पर है शहीदी पार्क बताओ, जगह है आपका नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में ये बना है आपका, नई दिल्ली में बना है। मुझे बताओ देश का पहला डूबता हुआ, देश का पहला डूबता संग्रहालय, ड्राउन म्यूजियम कहाँ पर है आपका, ड्राउन म्यूजियम, डूबता हुआ संग्रहालय, ये कहाँ पर है, ये है आपका जो हुमायूं की कब्र है, हुमायूं की कब्र भी कहाँ पर है, हुमायूं की कब्र आपका नई दिल्ली में। यूनेस्को में कब लिस्ट हुई थी हुमायूं की कब्र, बताना आप मुझे बताओ। पहला पांडुलिपि जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम था भारत का, मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, तो वो पहला संग्रहालय वो कहाँ पर है, वो है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम बोले तो केरला में, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम बोले तो केरला में वो स्थित है। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम अर्थात केरला में वो स्थित है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसका, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के रूप में अभी बहुत चर्चित रही आपका मनु भाकर। क्यों चर्चित रही, क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। मुझे बताओ ये मंत्रालय किसके पास में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ये पास में भैया, इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अभी चेंज तो नहीं हुए, आप बताओ मुझे एक बार, सर्बानंद सोनोवाल हैं, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। कुछ ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछेंगे दोस्तों, बताओ टाटा के कौन है, टाटा मोटर्स के, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, टाटा मोटर्स के बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आप मुझे बताओ बीपीसीएल के, किसके, बीपीसीएल के, भारत पाकिस्तान युद्ध में वर्दी ले रखी है इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MS धोनी, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, एक शब्द नहीं निकला धोनी के मुंह से। टाटा मोटर्स, विक्की कौशल, क्या बोलोगे, विक्की कौशल, विक्की कौशल, विक्की कौशल को। बीपीसीएल की बात करें आपका नीरज चोपड़ा, क्या बोलोगे, नीरज चोपड़ा, कौन, बीपीसीएल, नीरज चोपड़ा को बनाया गया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और आपका फिट इंडिया के बताओ, फिट इंडिया के कौन है भैया, फिट इंडिया के, फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना है, कौन है, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। अच्छा आप मुझे बताओ इस बार, एक तो आप बताओ खो खो वर्ल्ड कप 2025 का कौन रहा, प्यूमा के कौन है ये बताओ, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा के, क्योंकि चेंज हो गए प्यूमा के, और प्यूमा के चेंज को होके कौन बन गई आपका, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। प्यूमा एक ब्रांड है, आप जानते होंगे कपड़े और जूतों का। प्यूमा हो गया आपका। एक मुझे बताओ खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 रहा, अभी हमने इसके रिजल्ट आपको बताए थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रख लेना। खो खो वर्ल्ड कप सलमान खान, क्या बोलोगे, सलमान खान, सलमान खान। और बिस्लरी की कौन है जो पानी पिया जाता है, बिस्लरी, बिस्लरी की जो ग्लोबल एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है, बिस्लरी। खो खो सलमान एकदम ठीक है। बिस्लरी का बताएंगे प्यारे साथी सभी, तो बिस्लरी के भैया आपका सलमान खान, क्या बोलोगे, सलमान खान। आपका उत्साह साथी कम नहीं होना चाहिए पढ़ते समय, याद रख लेना। हम भी आपके साथ में खड़े होते हैं, जब आप खड़े होते हैं, आप बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हम खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं निरंतर,
जितनी देर आप पढ़ोगे उतनी देर हम पढ़ाएंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें बैठने से भी दुगनी ऊर्जा लगती है, तो मैं ये समझूंगा आप अपना भाई मानते हुए मुझे ये महसूस करें कि हाँ भैया मेहनत करेंगे तो हम भी करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है, साथ में करेंगे। थम्स अप करो जी भैया, साथ में मिल के करेंगे। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? भारत, अमेरिका, इटली या फिर फ्रांस? तो भारत करेगा, इसका कौन करेगा? भारत करेगा राष्ट्रमंडल अध्यक्ष 2026 की मेजबानी। और 2025 में भारत में मेजबानी किसकी? भारत में मेजबानी एआई शिखर सम्मेलन की। क्या बोलोगे? एआई शिखर नहीं, एआई शिखर सम्मेलन भारत नहीं, फ्रांस करने वाला है उसको। क्या बोलेंगे? एआई शिखर सम्मेलन उसको फ्रांस करेगा। एआई शिखर सम्मेलन बोलो जी। एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा? वो साथी आपका भारत, कहाँ पर? फ्रांस में होगा। भारत याद आ रहा, कहाँ पे होगा? वो फ्रांस में होगा, फ्रांस में होगा, ठीक है। अच्छा हमें बताओ, जो नौवा जो वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लिए होगा, नौवा वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए जो शिखर सम्मेलन होगा, वो साथी शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो होगा भैया आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में होगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बताना 2025 का कहाँ होगा? भैया बिस्लरी का पात्र कौन है? प्रिय यदु, एकदम ठीक कहा है प्रिय मेरे भाई, तुम प्रिय से और ज्यादा प्रिय हो गए हो एक प्रिय उत्तर दे करके, ठीक है। तो नौवा हो गया आपका। एक मुझे बताओ क्या बोला मैंने? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, क्या बोलोगे? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वो साथी आपका बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक कहाँ पर पड़ता है? थाईलैंड में। क्या बोलोगे? थाईलैंड में। और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, ये भी 2025 की बात हम कर रहे हैं। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ बताना? हिंद महासागर सम्मेलन, जो हिंद ओशियन समिट हुआ साथी आपका, वो कहाँ पर हुआ? वो मस्कट में हुआ। मस्कट किसकी राजधानी है बताओ? मस्कट कहाँ पर पड़ता है? ये ओमान में पड़ता है, ओमान में। कहाँ पर? ओमान में पड़ता है, ओमान में। इंटरनेशनल विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ साथी? इंटरनेशनल विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बोलो। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल विकलांगता शिखर सम्मेलन वो जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। कहाँ पर? बर्लिन में हुआ है, बर्लिन में हुआ है। आज का होमवर्क आपके लिए है 18वें, क्या बोलेंगे? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ? वह प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में रिसर्च करें। ये आपके लिए आज होमवर्क है, इसको अच्छे से पढ़ना। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? 9 जनवरी 1915 से इसका क्या संबंध है? गांधी जी किस तरह आए? गांधी जी कहाँ रहे थे? और याद रख लो, अपने जो नोट्स बनाते हो ना, जितने भी मेरे पास भेज रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ पेपर पे जगह छोड़ो। जगह तुम छोड़ते नहीं हो, हमेशा अपने पेपर में इतनी जगह नीचे छोड़ दिया करो भाई। कभी कोई एडिशनल कुछ लिखना हो तो बाद में क्या बार बार उसको यहाँ पर फिर आप इन फ्यूचर अपनी रिसर्च के दौरान नोट कर सकते हो। थोड़ा सा खुला खुला नोट्स बनाओ, थोड़ा सा खुला खुला, बीच में जगह छोड़ दिया करो। और हमेशा एक रिसर्चर रहो थोड़े से, है ना, हमेशा एक रिसर्चर रहो। गूगल से चीज़ों को थोड़ा सा सर्च कर लिया करो। कभी भी आपको लगे कि चीज़ इसके इर्द गिर्द चीज़ है तो नोट डाउन किया करो। हम सब करो जी भैया, हम जगह बना करके लिखेंगे। अब मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं देखता हूँ एकदम से गुच गुच बना रखा है। वो ठीक है, आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी जगह तो छोड़ दो, ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट छोड़ दो थोड़ी सी। समझ में आप ही के आना चाहिए। और ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, अच्छे से पढ़ते रहें। भैया एक शायरी सुना दो। दो घड़ी के साथी को, मतलब अप्लाई भी करना। दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, हम किस कदर पुराने हैं इस नए ज़माने में, तेरे पास आने में आधी उम्र गुजारी है, तेरे पास आने में आधी उम्र गुजारी है, आधी उम्र गुजारी है तुझसे दूर जाने में। ठीक है, ये बड़ी मतलब गहरी सी है, अगर मैच करोगे तो तब समझ में आएगी। ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।